हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आईबीएफएल भारत। एंड आज हम आपके लिए एक और नया केस स्टडी लेकर आए हैं, बट ये आज एक नया टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है बीआरएस, जिसको कि हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता क्या है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है वेन एवर वी डिपॉजिट द अमाउंट, वेन एवर वी डिपॉजिट द चेक और वी पे द अमाउंट टू एनी पार्टी थ्रू चेक, वो हैंड टू हैंड उस टाइम पे क्लियर नहीं होता। मान के चलते हैं मैंने आज 2 तारीख है, 2 अक्टूबर मान लीजिए। 2 अक्टूबर को बैंक्स बंद होते हैं और मैंने एक दिन पहले बैंक में चेक लगाया था, 12 बजे के बाद लगाया था। तो वो जो चेक है वो क्लियर नहीं होगा उस दिन। 2 तारीख को हॉलीडे हो जाएगा, वो उस दिन भी क्लियर नहीं हुआ। एंड उसके बाद में आ गई 3 तारीख। 3 तारीख को उसकी चेक की क्लियरिंग प्रोसेस शुरू होगी। इसका मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि आपका जो वो चेक है वो 1 तारीख को क्लियर नहीं हुआ, 2 तारीख को नहीं क्लियर हुआ, 3 तारीख को भी क्लियर नहीं हुआ, 4 तारीख को वो जाकर क्लियर हो जाता है। अगर आपने पे किया है तो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगता है, यानी कि डिडक्शन हो जाती है। और अगर आपको चेक रिसीव हुआ है किसी पार्टी से तो वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है। बट जो इतना टाइम गैप आया उसकी वजह से क्या हुआ, तो वो काफी चीजें क्या होती हैं, आपने तो उस एंट्री को 1 तारीख को कर दिया था अपने टैली पे या फिर अपने सॉफ्टवेयर पे। बट वो जो बैंक स्टेटमेंट जब आप कंपेयर करोगे, यानी कि रिको करोगे, तो वो जो अमाउंट है वो आपका 4 तारीख को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो उसमें क्या होता है, कई सारी ट्रांजेक्शन जो है बीच में आ जाती हैं और हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें होती है रिको करने में। तो आज हम वही काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द टेली सॉफ्टवेयर टेली प्राइम में। आज हम इस काम को करने वाले हैं और विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल केस स्टडी और कुछ ट्रांजेक्शन्स हमको इसमें दी हुई हैं, वो हम आज हैंडल करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ, पिछली केस स्टडी जो हमने अभी तक करी है उसमें आपने यूज किया था ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डालते हैं लेजर का। उसका भी थोड़ा सा हिस्सा हम इस वाले केस स्टडी में लेने वाले हैं। तो जिसके अंदर की आपको ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस शीट या फिर ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिए होते हैं लेजर्स के, वो आपको किस तरह से डालने हैं वो आपको हम इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने ऑलरेडी खुली हुई है और हमें बताया रखा है कि हमको ये कंपनी किस नाम से बनानी है। ये है सूर्या इन्फोटेक। सूर्या इन्फोटेक नाम से मैंने कंपनी बना ली है और इसको मैंने डाल दिया दिल्ली स्टेट में। एंड इसको हम एक्सेप्ट करवाते हैं। और जीएसटी का कोई काम है नहीं तो इसलिए हम F11 में जीएसटी का ऑप्शन नो कर लेते हैं। होप कि आपको जीएसटी की भी जो केस स्टडीज हमने डाली हुई है प्री टेस्ट, वो आपको समझ में आई होंगी। प्लीज कमेंट जरूर करें अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो हमें पता लग जाएगा कि वॉट एवर द क्वेरीज यू आर फेसिंग, तो हम उस हिसाब से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकते हैं किसी और आप अपकमिंग जीएसटी वीडियो में या फिर एनी टॉपिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा दिया है एंड अब शुरू करते हैं। वॉट एवर वी आर गिवन विद द ओपनिंग बैलेंसेस। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ कैश और पीएनबी। तो पहले तो हम ऑल्टर में आ जाते हैं लेजर। और कैश का जो ओपनिंग बैलेंस में दे रखा है 5,50,000। ठीक है, कैश का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। कोई पी एंड एल हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो वापस क्रिएट में आ जाते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। अगला पीएनबी। पीएनबी है हमारा बैंक अकाउंट। एंड इसका ओपनिंग बैलेंस जो हमको दिया हुआ है वो है 6,80,000 रुपीज। नेक्स्ट इज मशीनरी, जो कि जाएगा फिक्स्ड एसेट के अंदर। ठीक है, एंड इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 3,80,000। नेक्स्ट इज मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित को हम डालेंगे किसमें, ये देखते हैं। सुमित को क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम हमारे ये कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। एंड इसको हमने डाल दिया ओपनिंग बैलेंस विथ 1,30,000। ठीक है, कोई भी डिटेल हमको बिल्स की नहीं दी हुई है, हम इसको स्किप करवा देते हैं। नेक्स्ट इज मिस्टर चंदन। ये हो जाएंगे हमारे डेटर्स एंड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 65,000 रुपीज। इसका भी कोई बिल डिटेल नहीं है, स्किप करवा दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर एंड इट विल बी इन कैपिटल अकाउंट। और इसका बैलेंस है 19,45,000। ठीक है, एंड लास्ट में दिया हुआ स्टॉक ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक में दिया हुआ है 4 लाख रुपीज का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और हमको डिटेल दी हुई है, टेलीविजन दिए हुए हैं 20,000 का एक है और 20 पीस दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम एक आइटम बना लेते हैं विद द नेम ऑफ टेलीविजन। और कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस यूनिट डाल देते हैं हम इसके नंबर्स में। टीसीएल भी डाल सकते हो, योर विश।
क्वांटिटी हमें दी हुई है 20 पीसेस और रेट हमें दिया हुआ है इसका 20,000। ठीक है, 4 लाख रुपए का हमारा ये अमाउंट डल जाता है। अब एक बार हम आ जाते हैं लेजर के अंदर और देखते हैं क्या हमारा बैलेंस बराबर हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल बराबर है, कोई भी किसी प्रकार का इसमें गैपिंग नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए ट्रांजेक्शन्स पर। नंबर 2, ऑन 1 मई हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर और यहाँ पे कंपनी पेड ड्यू अमाउंट टू मिस्टर सुमित। पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर सुमित को। मिस्टर सुमित को हमें कितना पेमेंट करना था? 1,30,000 रुपए और डेट है इसकी 1 मई। 1.5 कर लेते हैं और कोई अमाउंट ऐसे बता नहीं रखा तो हम फुल अमाउंट पे कर देते हैं 1,30,000 रुपीज का। एंड यहाँ पर क्योंकि हमें कोई बिल डिटेल नहीं दी हुई थी इसलिए वो ऑन अकाउंट आ रहा है। आप ऑन अकाउंट ही ले लीजिए और यहाँ पर आपको चेक नंबर डालना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो पीएनबी से कर रहे हैं। ठीक है, पीएनबी तो ये खुल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर है इसका 101201। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कंपनी रिसीव फुल अमाउंट। कंपनी रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम मिस्टर चंदन। रिसीव कर लीजिए F6 पे आके 65,000 रुपए। एंड इसका भी कोई डिटेल नहीं है तो हम इसका भी अमाउंट कहाँ पे ले रहे हैं? पीएनबी के अंदर। बट चेक जो हमें मिल रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक का मिल रहा है तो हम पीएनबी तो बाहर लेते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर पहले। आईसीआईसीआई बैंक का चेक है 321456 और नाम डाल देते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का। स्पेसिफाइड बैंक नेम हियर आईसीआईसीआई बैंक। इसको एक्सेप्ट करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन जो कि है 2 मई में और यहाँ पर इशूड चेक ऑफ ₹45,000 टू मिस्टर अमित ऑन अकाउंट बिल्डिंग रेंट। बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं तो हमें मिस्टर अमित का कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे यहाँ पर पेमेंट में जाते हैं और यहाँ पर डेबिट में क्रिएट कर लेते हैं लेजर और ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पेमेंट हम जो कर रहे हैं वो है अमाउंट 45,000 रुपीज का। एंड पीएनबी का चेक हम दे रहे हैं। चेक नंबर हम डालेंगे यहाँ पर, ये है 101 एंड 202। ठीक है, ये हमारा हो गया रेंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट। तो क्रिएट पे आ जाइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड अमाउंट हमें जो दिया हुआ है वो है 15,000 रुपीज का। एंड पेमेंट हम कर रहे हैं पीएनबी के चेक से। एंड चेक नंबर इज 15,000। चेक नंबर यहाँ डालेंगे 101,203। ठीक है, ये हमारा हो गया। और लास्ट ट्रांजेक्शन चलते हैं जो कि 31 मई में। यहाँ पे हम करें कंपनी रिकॉन्साइल द कैश बुक विद द गिवन बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है बशर्ते कि हमको यहाँ पर कंपनी की जो अकाउंट्स उसको रिकॉन्साइल करना है। तो आप समझ लीजिए क्या करना होता है। आप समझते गेटवे ऑफ टैली पर आप दबाएंगे डिस्प्ले, देन अकाउंट बुक्स एंड देन लेजर्स। ठीक है, और आप खोल लेंगे यहाँ पर पीएनबी का लेजर। यहाँ पे जो आपको ट्रांजैक्शन दिख रही हैं, 4 ट्रांजैक्शन मैंने करी है, 4 ट्रांजैक्शन मुझे दिख रही हैं। और आपको ऊपर सबसे ऊपर जो केस स्टडी है उसमें आपको दिखाया हुआ है कि जो रिकॉन्साइल का शॉर्टकट की होता है वो होती है Alt+R। मैंने यहाँ पर Alt+R किया तो ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाएगा रिकॉन्साइलेशन। एंड ये सारी ट्रांजेक्शन आपके सामने आ जाएंगी विद चेक नंबर्स। अब आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि क्या क्या अमाउंट आपको दिए हुए हैं बैंक में। तो ओपनिंग बैलेंस तो आपको दिया ही हुआ है 6,80,000 रुपए का। तो बैलेंस एज पर बैंक आपको 86 यहाँ पे दिखाया हुआ है। आफ्टर दैट जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन 1,30,000 रुपए की है वो आप डाल देते हैं। जो बैंक की डेट है वही डेट यहाँ पर होनी चाहिए। 1.5 आप लिख देंगे तो आप देख सकते हैं 1.5 के हिसाब से आपका जो बैलेंस है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहली एंट्री मैंने पेमेंट की करी थी। उसके बाद में 65,000 रुपए आपको रिसीव हुए हैं। चेक नंबर क्या है? 456 क्लियर है 65,000 रुपए। डेट यहाँ पे डाल देते हैं किस डेट को क्लियर हुआ है ये। आप देख लेते हैं 1 मई। उसके बाद में आप आ जाइए। एक बैंक चार्जेस की एंट्री आ रही है 2 मई में। जो हमें बैंक चार्जेस पता नहीं होते बट हमें बैंक स्टेटमेंट देखकर पता लगाना होता है और उसको वहीं से लिखना होता है। वो हम एंट्री कर देंगे अभी। उसके अलावा आप आ जाइए, पेमेंट हुई है 202 चेक नंबर दिखा रखा है इसमें। तो चेक डिटेल जो है वो 2 मई है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया 15,000 रुपए का, ये भी 2 मई में है। ठीक है, आपने जितनी भी एंट्री करी थी वो एंट्री तो रिकॉन्साइल हो गई है। जो एंट्री बाकी रह जाती है, पहले एक चीज देख लेते हैं। फिर से करते हैं Alt+R। यहाँ पर आप बैलेंस चेक कर रहे हैं और वो एंट्रीज देखिए। वो एंट्री जो जो मैंने रिकॉन्साइल कर दी है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। और जो बैलेंस आपका आ रहा है वो 5,55,000 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? 5,55,500 रुपए। जो फर्क आ रहा है वो 500 रुपए का फर्क आ रहा है। और वो किस वजह से आ रहा है वो हमें
दो एंट्री करनी है, एक तो बैंक चार्जेस वाली और एक इंटरेस्ट वाली। पहले वाउचर में आ जाओ, पेमेंट में आ जाओ, क्रिएट कर लीजिए एक लेजर बैंक चार्जेस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो एंट्री है ये मुझे बैंक स्टेटमेंट देखने बाद पता चलेगी, तो सेकंड मई में इसकी एंट्री करनी है मुझे। एंड अमाउंट बैंक चार्जेस का है 500। ठीक है। एंड ये अमाउंट हमारा कहाँ पे से कटा होगा, पीएनबी बैंक से ही कटा होगा। कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं है, बस ट्रांजेक्शन नंबर अगर कुछ लिख रही हो तो आप लिख सकते हैं। एंड फिर आता है रिसीट, जो कि आपको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है। ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम्स। एंड ये अमाउंट है आपका, वो भी आपको बैंक स्टेटमेंट देख के ही पता चलेगा, फर्स्ट 1000 रुपीज। और ये कहाँ पर क्रेडिट हुआ है, आपके पीएनबी के अंदर। ठीक है। अब ये जो एंट्री मैंने करी है इसके लिए फिर से मुझे बाहर आना होगा, DAL प्रेस करना होगा, यानी डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर्स। और फिर आना होगा मुझे पीएनबी के अंदर, और आप एक चीज देखेंगे ऑल्ट आर करके, दो ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी अभी करी है वो ही ट्रांजैक्शन आपको सिर्फ दिख रही है, उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि जो आपकी एंट्री रिकॉन्साइल नहीं हुई है केवल वही आपको विजिबल होती है, जब रिकॉन्साइल हो जाती है तो ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अब आप देखेंगे मैं पहली वाली एंट्री को रिकॉन्साइल कर रहा हूँ 2 मई में। ये आपका बैलेंस बदल चुका है 554,500, और जैसे ही मैं फर्दर एक और एंट्री को रिकॉन्साइल करूंगा फिर से मेरा बैलेंस बदल चुका है, जो कि मेरा एग्जैक्ट मैच हो रहा है, 555,500 और 555,500, जो कि आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। एक हमें बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, जो कि हमने नाम में नहीं डाला था। अगर आप डालना चाहते हैं तो किसी भी एंट्री को ओपन करें, लेजर पर आए और कंट्रोल एंटर कर दें। कंट्रोल एंटर करने के बाद में पीएनबी का लेजर खुल गया है, और इसमें आप नंबर ऐड कर सकते हैं, अकाउंट नंबर 320123485117। ठीक है। वैसे तो ज्यादा नीड है नहीं, बट इन केस आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट नंबर्स हैं तो उसमें आपको बाइफरकेट करने में आसानी हो जाती है कि आपको ईएनबी सैलरी किस पे पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस किससे पेमेंट कर रहे हैं, और आपके पैसे रिसीव किस वाले के अकाउंट में हो रहे हैं। तो इस तरह से आप बाइफरकेट कर सकते हैं अगर आपने अकाउंट नंबर डाल रखा है तो। अब आप एक चीज देखेंगे, आप दोबारा से आइए DAL के अंदर, ऑल्ट, और आप करेंगे पीएनबी का अकाउंट ओपन और ऑल्ट आर करेंगे, तो आपका क्या है, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं पड़ी हुई है जो कि रिको नहीं हुई है, सारी एंट्री आपकी रिको हो चुकी हैं। और इसी तरह से हमारा ये वाला जो केस स्टडी है ये पूरा हो जाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि बैंक की एंट्री जितनी भी आप करते हो तो जब तक वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं करती तब तक आप उसको फाइनल नहीं समझते। और हर एक एंट्री को रिको करना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि आपके टैली के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट का बैंक का बैलेंस है वो, और जो बैंक के द्वारा आई हुई स्टेटमेंट का बैलेंस है वो, दोनों आपस में मैच कर पाए और किसी भी प्रकार के हेरफेर होने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मतलब हेरफेर ना हो। ठीक है। तो ये था हमारा केस स्टडी, इसमें होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट हुआ है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट बताएं। और अभी हमारा जो बैंक रिकॉन्सिलेशन के भी 2-3 केस स्टडीज और आनी बाकी हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे जरूर देखें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको उन अपकमिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर लेना, और प्लीज शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमारी जो वीडियोस हैं वो और लोगों तक भी पहुंच सकें और उनको भी हमारी वीडियोस का फायदा मिल सके। चलिए, तो गुड बाय करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड सी यू सून अगेन विद न्यू ब्लॉग।